प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए रेफरेंस बुक निकाला गया था, जिससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ था उसको हम लोगों ने ग्रुप ए वाला कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। चूंकि ऑफिशियल ये दिया गया है तो ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और उससे संबंधित विभिन्न विषय के प्रश्न उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका उपभोग हो जाएगा। विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहेंगे बाह्य क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, दोनों कहेंगे तो आपका घ हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जे.एम. केन्स को कहा जाता है। इसका पूछता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर आपका जे.एम. केन्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी कहा जाता है तो बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा बच्चों। आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई थी? तो 1929 में हुई थी। तो कभी कभी लिखा रहता है 1929-30, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे.एम. केन्स की किताब रोजगार एवं मुद्रा का समान सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ? देखिए, यही किताब का पूरा नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये शॉर्ट में दे दिया है रोजगार एवं मुद्रा का समान सिद्धांत। ये 1936 में हुआ था बच्चों। वास्तविक प्रवाह से अर्थ है, तो वास्तविक प्रवाह का अर्थ है परिवारों से फर्मों को कारक साधनों का प्रवाह और फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, यही है वास्तविक प्रवाह। ग हो जाएगा आपका। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या है? बराबर हो तो आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन में होता है। निम्नलिखित में कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का क्षरण है? तो यहाँ पर क्षरण है आयात। क्षरण मतलब है कि अर्थव्यवस्था से निकल जाना, तो आयात करने से अपना घर का पैसा क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में भरण है? तो सरकारी व्यय। राष्ट्रीय आय का प्रवाह संतुलन में होता है जब भरण और सरण बराबर नहीं होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण आय है तो वास्तविक प्रवाह मौद्रिक प्रवाह से कम होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह चर है? तो उपरोक्त सभी। एक देश की कुल जनसंख्या क्या है? तो स्टॉक। निम्नलिखित में कौन सी मद सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की जाती है? कारक भुगतान। समीकरण पूरा करें। सकल घरेलू उत्पाद, ये तो गड़बड़ लिखा गया है बच्चों, बराबर निवल घरेलू उत्पाद, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा मूल्य ह्रास। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कारक आय पर राष्ट्रीय आय से अधिक होगी यदि अप्रत्यक्ष कर बराबर होगा आर्थिक सहायता के। सकल घरेलू उत्पाद में खाली स्थान को जोड़कर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, तो शुद्ध निर्यात को जोड़कर। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर मूल्य ह्रास किसके बराबर होगा? तो NNP/FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु है? तो बिस्कुट बनाने में आटे का प्रयोग। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय आय तथा बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय बराबर होंगे यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कम होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। 16 से 18 का उत्तर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दे। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत 4200 करोड़ दिया हुआ है, मूल्य 1200, अप्रत्यक्ष का 50, आर्थिक सहायता 30, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -10 करोड़ है। तो कारक आय पर निवल घरेलू उत्पाद बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबको जोड़ देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा बच्चों। निवल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला 4180 आ जाएगा। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, इसी टेबल से सारा आपको काम करना है। फिर अब बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होगा, तो यहाँ 3990, यहाँ भी आपको माइनस कर देना है इसमें। कारक आय पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होगा 4170। निम्नलिखित में कौन सी हस्तांतरण आय नहीं है? तो सेवानिवृत्त पेंशन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का समान निवासी माना जाएगा? तो अमेरिका के दूतावास में कार्यरत भारतीय। निम्नलिखित में किसे भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा? तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में किसे घरेलू आय में शामिल किया जाएगा? तो अमेरिका में भारतीय दूतावास में कार्यरत
अमेरिकी कर्मचारियों को वेतन। निम्नलिखित में कौन सी आय भारत के घरेलू आय का हिस्सा है? तो विदेशों को दी गई साधन आय। समीकरण को पूरा करें तो व्यक्तिगत आय बराबर निजी आय डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। निजी आय बराबर निजी क्षेत्र की आय, खाली स्थान में होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय समस्त अंतरण भुगतान। दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मूल वृद्धि विधि। निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय खाली स्थान में शामिल होगी, तो विदेशों से प्राप्त साधन आय। कर्मचारियों के प्रासंगिक में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। आर्थिक विकास का सही सूचक कौन सा है? तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन है? तो मानव विकास सूचकांक। इसको महबूब उल हक ने दिया था बच्चों, इसको याद रखिएगा। व्यक्तिगत परियोज्य आय बराबर है तो व्यक्तिगत आय प्लस प्रत्यक्ष व्यक्ति कर माइनस सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा विभिन्न प्राप्तियां। निम्नलिखित में किसे अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? तो पुराना मकान खरीदने पर व्यय। निजी आय तथा निजी क्षेत्र की आय के बीच किसका अंतर है? तो अंतरण आय। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ तो आंसर में व्यक्तिगत प्रत्योज्य आय लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। ये आंसर अपने से मैंने नहीं बनाया है बच्चों, ये भी JCERT ने ही दिया है। 36 है, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर विदेशों से प्राप्त चालू अंतरण हो जाएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि, तो यहाँ इनमें से सभी हो जाएगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों को। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो ये कथन है मार्शल का। अब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी कथन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 हो जाएगा बच्चों। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीय कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1949। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ग हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो नैतिक दबाव नहीं है। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारत में 1 रुपया नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? तो इसको हम लोग बता चुके हैं बच्चों, फॉर्मूला लगा के बनाइएगा, इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अभी ऊपर में हम लोग चर्चा किए थे, केन्स के द्वारा लिखा गया है 1936 में। एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं तो समय पूर्ति। अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगी। आय के संतुलन स्तर पर क्या होगा? तो बचत और निवेश बराबर होते हैं। समग्र मांग होती है तो किसके? तो यहाँ हो जाएगा उपभोग मांग गुना निवेश मांग के। यहाँ समन लिखा गया है, यहाँ होगा समग्र मांग का घटक निम्न में कौन नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा कुल लाभ। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो JB से ने। इनका कथन है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन कर लेती है, ये इनका कथन है। JB से का बाजार नियम लागू होता है तो यहाँ हो जाएगा वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय पर। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा समग्र मांग बढ़ाकर। किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है? तो अल्पकालीन। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो कुल मांग में कमी। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है
प्रत्यक्ष और अनुपातिक। कौन सा कथन सत्य है? तो MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, मतलब ख आपका सही है। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, अच्छा यहाँ बहुत सारा, तो जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, ये मानकर चलता है। किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है? तो विकसित देशों पर। मंदी दूर करने के लिए किसके विचार में मंदी दूर करने के लिए किसके विचार में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए? किन्स के अनुसार अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता घटती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर बढ़ जाता है। निवेश की वृद्धि की एक घटक कौन सी है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों ग है। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से घटक हैं? तो उपरोक्त सभी। क्लासिकल विचारधारा निम्न में किन तथ्यों पर आधारित है? तो यहाँ ग हो जाएगा, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, ग हो जाएगा। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में किसमें वृद्धि होती है? तो उपरोक्त सभी। बाजार के नियम का प्रतिपादन निम्न में किसने किया था? तो JB सेन ने। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो क और ख दोनों हो जाएगा, इसलिए ग लगा दीजिएगा बच्चों। रोजगार का स्तर निम्न में किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग पर। अतिरिक्त विनियोग के प्रत्याशी लाभ प्रदाता क्या कहलाती है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता। परंपरावादी सिद्धांत का जनक कौन है? एडम स्मिथ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का लेखक किन्स, JM केन्स पूरा नाम है। समग्र पूर्ति का समीकरण बताइए? तो समग्र पूर्ति बराबर उपभोग बचत। गुणांक का आकार किस पर निर्भर करता है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। इसको शॉर्ट में MPC कहते हैं। किन्स के रोजगार सिद्धांत में समग्र मांग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता। उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र होता है MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा Y। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो 0 से अधिक तथा 1 से कम। विनियोग और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की विवेचना इस अवधारणा में की गई है, मतलब गुणक अवधारणा में। उपभोक्ता आय का संबंध किस प्रकार का होता है? धनात्मक। गुणक गुणांक किसके बीच विचरण करता है? तो 1 तथा अनंत के बीच। गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कैसा संबंध पाया जाता है? सीधा। न्यून मांग की स्थिति में कैसा बजट बनाया जाता है? तो घाटे का। किन्स का सिद्धांत किस समय अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया है? अल्पकाल। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपये है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये, तो इस स्थिति में अस्फीति होगा तो 200%। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जाता है? तो इनमें सभी उपाय लगाकर। सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है? तो इनमें सभी हो जाएगा। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो आपका C हो जाएगा। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो इनमें सभी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर और उपहार कर दोनों को। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ है उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाएगा राजस्व व्यय। प्रत्यक्ष कर है तो आयकर और उपहार कर, कर हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ आपका C हो जाएगा, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति। केन्सीय बजट निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? तो जहां आय बराबर S होगा, C, आय बराबर S।
आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? तो इनमें सभी। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर, ए हो जाएगा। केन्स के सिद्धांत का संबंध है तो आपका इनमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें सभी, मतलब उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा सरकार पूंजीगत व्यय है? ब्याज का भुगतान। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई फ्रेंच शब्द से। कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? तो केन्स हो जाएगा। भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ए हो जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है बजट प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के घटक है आपका तो कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्तियां। फ्रेंच शब्द बजट का अर्थ है तो एक चमड़े का थैला या बटुआ और बी है एक थैला, दोनों हो जाएगा। बजट प्राप्ति के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ सी हो जाएगा, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। निम्न में कौन राजकोषीय घाटे में होने वाला खतरा है? यहाँ हो जाएगा स्फीतिकारी दबाव। निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो कीन्स ने। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है? तो उपरोक्त सभी। कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? अपूर्ण रोजगार संतुलन। किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई? तो यहाँ हो जाएगा न्यून मांग की स्थिति। राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? तो शून्य प्राथमिक घाटा। राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? यहाँ हो जाएगा विदेशी अनुदान। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है इनमें सभी। बजट की अवधि क्या है? वार्षिक। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है जहां एडी बराबर एएस हो जाता है, सी हो जाएगा। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों है, सी हो जाएगा। अविस्फीति अंतराल माप है तो यहाँ अविस्फीति न्यून मांग की माप है। व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो यहाँ हो जाएगा अविस्फीतिक दशाएं और स्फीतिक दशाएं दोनों, सी हो जाएगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो 1936 में। महामंदी किस वर्ष आई? 1929 में। 29-30 में आई थी तो यहाँ 29 नहीं है तो 30 है, तो 30 भी करेक्ट है। कीन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों, तो सी हो जाएगा। विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? तो यहाँ सी हो जाएगा, स्थिर विनिमय दर और लोचदार विनिमय दर दोनों। साख संकुचन के लिए क्या हो जाएगा? तो सावधिक तरलता अनुपात को घटा दिया जाता है। गुणक ज्ञात कीजिए यदि एमपीएस का 0.75 है। ये बहुत बार बता चुके हैं बच्चों, इसको फॉर्मूला लगा बना लीजिएगा। फॉर्मूला है आपका एमपीएस बराबर होगा 1 माइनस एमपीसी। और फिर आपको एक और फॉर्मूला लगाना है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। ये दोनों फॉर्मूला लगा के बनाइएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा। सी हो जाएगा, इसका सी है 1.33। अब स्फीतिक अंतराल की दशा क्या होगी? उपयुक्त सभी। व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब स्फीति अंतराल की स्थिति में क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर गिरता है। न्यून मांग की स्थिति में उबरने के लिए क्या उपाय है? तो इनमें सभी उपाय है। निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो यहाँ नगद कोष अनुपात। किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है? तो आगम घाटा। मूल्यह्रास की राशि को कहते हैं घिसावट के लिए राशि। सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है राजस्व व्यय।
केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आयकर है, सीमा शुल्क निगम है, उत्पादन शुल्क हो जाएगा। स्फीतिक अंतराल माप है अतिरिक्त मांग की, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ डी हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 1। यहाँ बीच में से प्लस होना चाहिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 1। राजकोषीय नीति में शामिल है तो इनमें से कोई नहीं। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में कौन सा कारक है? तो यहाँ डी है, इनमें सभी। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन है? तो आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी। तो बच्चों ये ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। ये आपको DRGP82 साइट पर भी मिल जाएगा, वहाँ आपको क्रोम ब्राउजर में लिखना है, वहाँ दीपक कुमार मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। आपको 11 12 शुरू में ही मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, इकोनॉमिक सेक्शन में जाइएगा और वहाँ आपको रेफरेंस बुक मिल जाएगा। उसी से मैंने बताया है, ये JCRT द्वारा निकाला गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।